नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के डेंजरस नेक्सस के बारे में और जानेंगे कि ये दोनों हमारी देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह से खतरा पैदा करते हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं कि गैंगस्टर्स और माफिया डॉन्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस तरह का एक सिंडिकेट बना रखा है, ये पैसा कमाने के लिए इलीगल काम करते हैं। और दूसरी तरफ टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट ग्रुप ये डर फैलाने के लिए और पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मकसद को पूरा करने के लिए खतरनाक तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो ऊपर से अगर हम देखें तो इन दोनों में कोई भी नेक्सस हमें होता हुआ नहीं दिखता, पर एक्चुअली में इन दोनों के बीच बहुत बड़ा नेक्सस है जो हमारी देश की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाता है। तो आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है, इसके डेफिनेशन पे बात करेंगे, साथ ही साथ टेररिज्म के डेफिनेशन पे भी बात करेंगे। इसके बाद इन दोनों के बीच हम लोग एक कॉम्पिटिटिव स्टडी भी करेंगे कि दोनों कहाँ एक जैसे हैं और कहाँ दोनों में डिफरेंस है। फिर आगे बात करेंगे कि इन दोनों के बीच नेक्सस कैसे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के वीडियो का हमारा प्राइमरी मोटिव यही है, इन दोनों के बीच नेक्सस कैसे होता है। आगे बात करेंगे कि इंडिया में हमारे पास इस नेक्सस से रिलेटेड कौन कौन सी केस स्टडीज हैं, उस पर चर्चा करेंगे ताकि एग्जाम में आपको एग्जाम्पल देने में आसानी हो। नंबर 4 जो पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा लीगल फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के इस नेक्सस से निपटने के लिए सरकार ने कौन कौन से एक्ट बनाए हैं, उन सभी एक्ट को बहुत ब्रीफ में जानेंगे। एक्ट के सेक्शन याद करना हमारा यहाँ मोटिव नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि एक्ट है और मोटे तौर पर ऑन अ ब्रॉडर स्केल वो क्या काम करता है, किस समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है। अब जब ये एक्ट्स हमारे पास बने हुए हैं तो इन एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एजेंसी होगी। उन सारी एजेंसी को हम पॉइंट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे, की इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा नंबर 6 जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा अपार्ट फ्रॉम दीज एक्ट्स एंड एजेंसी, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी दूसरी इनिशिएटिव्स ली है और साथ ही दूसरे देशों के साथ किस तरह का ग्लोबल कॉपरेशन किया है। नंबर 7वां हमारा पॉइंट रहेगा कि इन सारे स्टेप्स को लेने के बावजूद, ग्लोबल कॉपरेशन के बावजूद हमारे सामने इस नेक्सस को तोड़ने में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस से किस तरह निपटा जाता है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ये सजेशन हम डिस्कस करेंगे। फाइनली नंबर 8 जो हमारा पॉइंट रहेगा ये कंक्लूजन रहेगा और एग्जाम स्पेसिफिक कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए अंत तक, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डिफिनेशन से शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है? देखो, क्राइम क्या होता है वो आप हम सभी जानते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है? किसी एक बंदे ने किसी राह चलते इंसान को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी, किसी का घर लूट लिया, कहीं चोरी हो गई, कहीं फोन छीन लिया, क्या ये ऑर्गेनाइज क्राइम कहा जाएगा? नहीं। ऑर्गेनाइज क्राइम को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम यूएनटीओसी ने बहुत ही साफ और सीधे शब्दों में डिफाइन किया है। ये कहता है कि ये कोई इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, राह चलते किसी ने किसी को गोली मार दी, ये ऑर्गेनाइज क्राइम का काम नहीं। ऑर्गेनाइज क्राइम सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रक्चर्ड होगा, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। आप इसको एक कॉर्पोरेट क्रिमिनल ग्रुप की तरह समझ सकते हो, एक कंपनी है क्राइम करने वालों की, इसलिए इट इज अ ग्रुप कंप्राइजिंग 3 और मोर पर्सन। अब ऐसा नहीं है कि एक दो लोग मिलके इधर उधर क्राइम कर रहे हैं और बोलेंगे हम ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ग्रुप में 3 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, एक्टिंग इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। मैंने आपको क्या कहा, ये क्रिमिनल्स का कॉर्पोरेट ग्रुप है। दूसरा कंडीशन जो यूएनटीओसी ने बताया वो एक सीरियस क्राइम है, ये कोई नहीं छोटी मोटी घटना, फोन छीन लिया तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होगा। तीसरा, मटेरियल बेनिफिट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ फाइनेंशियल और अदर मटेरियल बेनिफिट। बाप बराना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो पैसा कमाना इनका प्राइमरी मोटिव है। और ये ग्रुप मस्ट एग्जिस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेटिंग ऑनगोइंग ऑपरेशंस रादर देन अ सिंगल एक्ट। ऐसा नहीं है कि 5 लोगों ने मिलकर एक क्राइम को अंजाम दिया और उसे हम ऑर्गेनाइज क्राइम कह देंगे। वो 5 लोग लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर ये काम कर रहे हैं और अपने को 5 से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, ग्रुप बढ़ रहा है, तब जाके उन्हें हम ऑर्गेनाइज क्राइम का एक ग्रुप मानेंगे। तो ये डिफिनेशन बहुत ही क्लियर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जब भी ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जीएस 3 के इंटरनल सिक्योरिटी में आए, वहां ये डिफिनेशन शॉर्ट में लिखने की जरूर कोशिश करना। अगर आपको ऐसे में भी इसे यूज करना पड़े तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखो, अभी पिछले स्लाइड में मैंने क्या बात की थी कि ये सीरियस क्राइम करते हैं। फोन छीनने की घटना को हम ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कह सकते।
ये सीरियस क्राइम करते हैं। तो अब सीरियस क्राइम होता क्या क्या है और ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप में किन किन को हम ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप का हिस्सा मान सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसके की एक्टर्स क्या है। ड्रग कार्टेल्स, एक्सटॉर्शन नेटवर्क्स, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शन, इस तरह के लोगों को हम ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा मानेंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है ड्रग कार्टेल, स्मगलिंग रिंग्स, एक्सटॉर्शन, हवाला नेटवर्क्स, मनी लॉन्ड्रिंग। अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, आगे हम बात करें। ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये सभी ऑर्गेनाइज क्राइम के एग्जाम्पल हैं। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो मैंने पहले ही आपको बता लिया, पैसा कमाना है। इसका एक और फीचर क्या होता है, ये इलीगल एक्टिविटीज में पूरी तरह से लिप्त रहते हैं, उसमें ये घुसे हुए हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग फॉर रैंसम, इलीगल गैम्बलिंग, साइबर फ्रॉड, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स, काउंटरफिट करेंसी, इन सभी तरह की एक्टिविटीज में ये ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स पूरी तरह से संलिप्त रहते हैं। पर आज के समय में ऑर्गेनाइज क्राइम के ग्रुप्स जो हैं वो सिर्फ इलीगल एक्टिविटी में संलिप्त नहीं है, उन्होंने सोसाइटी में अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए लीगल फील्ड में भी अपनी एंट्री कर रखी है। अब इस लीगल फील्ड में जो सबसे बड़ा 3 एवेन्यू जो इनके सामने है वो है रियल एस्टेट का धंधा, फिल्म इंडस्ट्री और माइनिंग। ये तीनों जो फील्ड हैं ये कैश रिच फील्ड है, यहाँ पे कैश की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसलिए इलीगल तरीके से जो पैसा कमाकर, जैसे कि ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स, इन सभी से जो पैसा कमाया गया इलीगल पैसा, वो इन 3 लीगल धंधों में ये इन्वेस्ट करते हैं और फिर यहाँ से और पैसा बनाते हैं। अब यहाँ इन फील्ड से जो पैसा बन रहा है इनको हम इलीगल पैसा नहीं बोल सकते क्योंकि ये लीगली अलाउड है, ये तीनों काम लीगल है। तो इस तरह से एक लेजिटिमेट इकोनॉमी में ये अपनी पहुंच बढ़ाते रहते हैं। इसके साथ साथ इनके 2 और जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के, वो होते हैं एक्सपैंडिंग नेटवर्क एंड इन्फ्लुएंस। अब यूएनटीओसी तो कहता है कि 3 और मोर पर्सन्स, 3 से या उससे ज्यादा लोग मिलकर ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप बना सकते हैं। पर 3 बंदे मिलकर क्या ही काम करेंगे, आप सोचो। जब तक ये 3 से 13, 14, 15, 100, 200 ऐसे नहीं हो जाएंगे, बहुत बड़ा नेटवर्क इनका नहीं होगा, ये किसी भी इलाके को, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो मसल पावर चाहिए वो इनके पास नहीं आएगी। इसलिए ये कंटिन्यूअसली एक एक्सपेंशन मोड में रहते हैं और अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ये बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। ग्रुप इतने बड़े हो गए कि इन्होंने अपना पैरेलल गवर्नमेंट बना लिया, एक एरिया ही ये एडमिनिस्टर करना शुरू कर देते हैं। और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है सीक्रेट एंड लो प्रोफाइल ऑपरेशन। ये बहुत ज्यादा मारधार, हिंसा, वायलेंस में भरोसा नहीं रखते। इनको पैसा, देखो सबसे बड़ा एम मैंने शुरू में ही आपको बताया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इनके लिए पैसा कमाना एम है, ये मारधार करना इंसिडेंटल चीजें हैं, कभी अगर करनी पड़ी मजबूरी में तो ये करते हैं, लेकिन इनसे नॉर्मली ये बचने की कोशिश करते हैं। दे कीप लो प्रोफाइल एंड दे ऑपरेट सीक्रेटिवली। अब थोड़ी बात कर लेते हैं टेररिज्म की। तो टेररिज्म पे हमारा पूरा वीडियो पहले ही आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक पे मैंने एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी कर रखा है। तो आज के क्लास में मैं टेररिज्म पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए, आपके लिए एग्जाम के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। पर फिर भी यहाँ पे मोटे तौर पे मैं ये बता दूं कि टेररिज्म को ग्लोबली, जैसे यूएनटीओसी ने डिफाइन किया है हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम को इसने डिफाइन कर रखा है, उसी तरह अगर आप मेरे से पूछोगे कि ग्लोबली टेररिज्म को किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है, क्या यूएन ने इसे डिफाइन किया है, तो इसका जवाब ना है, क्योंकि इसका कोई भी ग्लोबली एक्सेप्टेड डिफिनेशन नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि एक टेरर ग्रुप जो किसी एक्स कंट्री के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो वाई कंट्री के लिए फ्रीडम फाइटर है। इस तरह के डिफरेंसेस की वजह से ग्लोबली इसका कोई भी एक्सेप्टेड डिफिनेशन नहीं है। पर मोटे तौर पे अगर कहें तो टेररिज्म इज यूज ऑफ अनलॉफुल वायलेंस एंड इंटिमिडेशन स्पेशली अगेंस्ट सिविलियंस टू परस्यू पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइज क्राइम के केस में हमने देखा था उनका प्राइमरी मोटिव क्या था, फाइनेंशियल था, पैसा बनाना था। पर टेररिस्ट का प्राइमरी मोटिव पैसा बनाना नहीं है, देयर प्राइमरी मोटिव इज ईदर पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल। इन सब पे हमने बहुत ही डिटेल में टेररिज्म वाले वीडियो में चर्चा की है, यहाँ पे मैं बहुत ही इस पे बात नहीं करूंगा। पर वहां पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हमारे पास टेररिज्म का डिफिनेशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे भारत की सरकार ने इसे डिफाइन नहीं किया। इंडिया में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके अंदर टेररिज्म को साफ साफ डिफाइन किया गया है ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स है, अगर कोई एक्ट उसको फुलफिल करता है, कोई टेररिस्ट, कोई ऐसी घटना हो गई,
अगर वो उन सारे बॉक्सेस को टिक करता है तो उसे हम टेररिस्ट एक्टिविटी मानेंगे। फिर इस पे मैं यहाँ डिटेल में बात नहीं करूंगा, आप टेररिज्म का वीडियो जाके देखो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर मोटे तौर पे अगर वो घटना, कोई डेथ उससे होती है, इंजरी होती है और जिससे पब्लिक में डर पैदा होता है, तो इसे टेररिस्ट एक्टिविटी कहा गया है यूएपीए में। अब जब दोनों के डेफिनेशन को हमने समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं और दोनों के डिफरेंसेस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म, इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है इन्हें समझते हैं। देखो डेफिनेशन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो डिफरेंसेस आपको ऑलरेडी पता होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों के ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, क्लियर है। पहले मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्गेनाइज क्राइम मेनली पैसा कमाने पे फोकस करता है, मटेरियल बेनिफिट इसका प्राइमरी एम है। आइडियोलॉजिकल जो फैक्टर है वगैरह ये सारी चीजें सेकेंडरी है इसके लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके लिए आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल डिमांड जो है ये प्राइमरी इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन एम है। मनी इज मेयरली अ मीन्स टू एन एंड, नॉट द प्राइमरी गोल। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें टैक्टिक्स की, तो इसके बारे में भी पहले ही आपने समझ लिया होगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम्स के इस ग्रुप के जो टैक्टिक्स होते हैं वो स्टेल्दी होते हैं, वो छुप के काम करने पे भरोसा करते हैं और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचते हैं। जब बहुत बड़ी मजबूरी हो जाए, जरूरत पड़े, तभी ये वायलेंस पर आते हैं। ऑन द अदर हैंड जो ये टेररिस्ट है ये एम्प्लॉय हाई प्रोफाइल अटैक्स, बॉम्बिंग्स एंड मास कैजुअलिटीज टू पब्लिसाइज देयर मैसेज एंड इंस्टिल वाइड स्प्रेड फियर। अब अगर दोनों को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप दे आर हाईली ऑर्गेनाइज, इनमें स्ट्रिक्ट हायरार्कीज होती है और इनके रिक्रूटमेंट का जो प्राइमरी मोटिव होता है वो होता है फाइनेंशियल गेन। ऑन द अदर हैंड टेररिस्ट भी ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, इनके भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हाईली स्ट्रक्चर्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, हायरार्कीज हैं। लेकिन यहाँ फिर से बात आ जाती है कि ये जो फाइनेंशियल रीजन है ये प्राइमरी एम नहीं होता है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मोटिव के बेस पे। पर यहाँ पे हमें एक ओवरलैप दिखने को क्या मिलता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनकी आइडियोलॉजी भी है, जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड हैं, और दूसरी तरफ कई सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो फाइनेंशियल गेन के लिए भी अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे एक ओवरलैप हमें देखने को मिलता है। इन सब पे हम आगे बात करेंगे डिटेल में। अब ये पैब्लो एस्कोबार, ये कोलंबियन ड्रग लॉर्ड थे, दुनिया का सबसे मशहूर ऑर्गेनाइज सिंडिकेट का मुखिया सरगना। इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना, आप लोग सर्च करके पढ़ना। इस पे एक वेब सीरीज भी आ रखी है नेटफ्लिक्स पे। पर इतने सारे जो डिफरेंसेस मैंने अभी आपको गिनाए इनके ऑर्गेनाइजेशन में, इनके काम करने के तरीके में, इनके मोटिव में, इन सब के बावजूद यहाँ पे कई सारा ओवरलैप है, सिमिलैरिटी भी है। तो सिमिलैरिटी क्या है? सबसे पहले दोनों के ही ऑपरेशंस इलीगल होते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनाइज क्राइम अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए लीगल ऑपरेशंस में भी आए हैं, पर यहाँ दोनों के ऑपरेशंस मोटे मोटे तौर पे अगर आप समझो तो इलीगल ही होते हैं जो प्राइमरी इनके ऑपरेशंस। यूज ऑफ वायलेंस, ऑर्गेनाइज क्राइम के केस में मैंने आपको बताया था कि ये स्टेल्दी होते हैं, छुप कर काम करने में भरोसा रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये भी वायलेंस करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मुंबई की डी कंपनी। आप याद करो 1990s में मुंबई में जो वायलेंस का दौर चला था वो कितना विभत्स था। और टेररिस्ट का तो प्राइमरी जो वेपन है वही वायलेंस है। कोवर्ट नेटवर्क एंड फेक आइडेंटिटीज, अपना काम करने के लिए इनको कोवर्ट नेटवर्क चाहिए, नकली आइडेंटिटी बनाना दोनों की मजबूरी है। तो इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी इनमें कुछ सिमिलैरिटी तो है ही। इससे हमको क्या पता चलता है? देखो इलीगल ऑपरेशंस दोनों के ही है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइज क्राइम जो है लीगल काम भी करता है। वायलेंस प्राइमरी टूल है टेररिस्ट का, पर क्रिमिनल्स भी टेरर टैक्टिक्स यूज करने पे मजबूर हो जाते हैं, कभी कभी वो करते हैं। लेकिन जब बात आती है आज का जो चैप्टर हमारा, लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, नेक्सस क्या है इन दोनों के बीच, जब नेक्सस की बात करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसे आप बहुत गौर से पढ़ना। टेरर ग्रुप्स यूजिंग ऑर्गेनाइज क्राइम, टेरर ग्रुप्स इंगेज इन ऑर्गेनाइज क्राइम टू रेज फंड्स। ये जो फंड्स है ना, यही यहाँ पे ऑपरेटिंग वर्ड है। तो सब पैसे का खेल है बाबू, ये याद रखना। जो नेक्सस है सिर्फ पैसे और पैसे के लिए ही होता है। अब आगे की स्लाइड्स में हम लोग बात करेंगे कि ये नेक्सस आखिर हो कैसे रहा है। पैसा तो सब इसमें इन्वॉल्व है, पर वो पैसा किस तरह फ्यूल कर रहा है इस नेक्सस को, इस लिंकेज को। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंसिंग टेररिज्म थ्रू क्राइम। देखो मैंने बताया आपको कि टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल जो मोटिव होता है वो प्राइमरी उनका एम रहता है, टारगेट रहता है। और इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए वो एम्प्लॉय करते हैं वायलेंस, बहुत ही विभत्स रूप, हिंसा का एक ऐसा रूप जिससे आम जनता के दिल में डर बैठ जाए। वो डर बैठाने के लिए हथियार चाहिए। हथियार कहाँ से आएगा? हथियार खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब यहाँ जो पैसा कमाने वाली बात आ गई ना, दिस इज वेयर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिकम्स अ
वैल्यूएबल एसेट टू टेररिस्ट। अब अनलाइक ए नेशन स्टेट, इनके पास लीगल टैक्स या रेवेन्यू सोर्स नहीं होता। किनके पास? टेररिस्ट के पास। तो ये इलीगल एक्टिविटी से फंड जमा करते हैं या फिर सपोर्टिव डायस्पोरा या स्टेट स्पॉन्सर से पैसा लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का आईएसआई फंड कर रहा है पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। अब यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उनके लिए काम आ सकता है। Terrorists can team up with drug cartels, smugglers, or use their own cadre to do criminal activities. इसको क्राइम फॉर प्रॉफिट टू फंड टेरर कहते हैं। क्राइम फॉर प्रॉफिट टू फंड टेरर। क्राइम फॉर प्रॉफिट कौन कर रहा है? प्रॉफिट के लिए क्राइम कर रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप। ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप टू फंड टेरर, ये कौन करते हैं? टेररिस्ट। ये हो गया हमारा पहला लिंकेज, पहला नेक्सस। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि टेररिस्ट का मोटिव तो आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल हो सकता है, पर उसको फुलफिल करने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। हिंसा के लिए हथियार चाहिए, हथियार के लिए पैसा चाहिए, कैडर्स को रिक्रूट करने के लिए भी पैसा चाहिए। वो पैसा कमाने के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। अब कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर जगह हमने देखा है कि टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स के साथ मिलकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और उस पैसे से फाइनली टेरर की फंडिंग होती है। अब यहाँ पे हमें ये तो दिख रहा है कि टेररिस्ट को किस तरह फायदा पहुंच रहा है, उनको पैसा मिल रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप से, पर यहाँ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के लिए कौन सा कैरेट है, कौन सी ऐसी सुविधा है जिसकी वजह से वो उनको पैसा दे रहे हैं? तो वो है हमारे लिए सेकेंड नेक्सस, म्यूचुअली बेनिफिशियल अलायंस। बेनिफिट्स फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो हमने पिछले ही स्लाइड में देख लिया, पैसा। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप को क्या मिलता है? देखो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके पास फिजिकल क्लाउड है, वो एक एरिया कवर करते हैं, उनके पास वेपन्स रहते हैं, फूड सोल्जर्स रहते हैं, कैडर्स रहते हैं, जो एक बहुत बड़ा एरिया कंट्रोल करते हैं, इलीगल ट्रेड के लिए रूट खोल सकते हैं। तो टेररिस्ट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज क्राइम के ग्रुप को इन्फ्लुएंस और प्रोटेक्शन यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। इस इन्फ्लुएंस और प्रोटेक्शन के वजह से ऑर्गेनाइज क्राइम अपने काम करने का इलाका बढ़ाता रहता है, अपना एक्सपेंशन करता रहता है, इससे उनका बिजनेस बढ़ता है। बिजनेस बढ़ेगा, उनके पास और पैसा आएगा। अब ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के नेक्सस के जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा, हर एक में आप देखना बैकग्राउंड में पैसा घूम रहा होगा। जो भी नेक्सस का तरीका है उस सब से किसी ना किसी तरीके से दोनों ही ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को और टेररिस्ट को पैसा मिलता रहता है, उनके पैसे के सोर्सेज बढ़ते रहते हैं, इसीलिए ये नेक्सस चल रहा है। अब वो अलग अलग चीजें हो सकती है ना, यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइज क्राइम को क्या फायदा हो रहा है, उनको इन्फ्लुएंस और प्रोटेक्शन मिलता है, इससे इनका बिजनेस बढ़ता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर हम समझने की कोशिश करें तो इंडिया के जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाला चैप्टर था वहां पे मैंने गोल्डन क्रेसेंट की बात की थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी गोल्डन क्रेसेंट कंट्री का हिस्सा है। यहाँ पे अफीम की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो ड्रग स्मगलर्स और टेररिस्ट ग्रुप जो है इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे चलता रहता है। अब द तालिबान प्रॉफिटेड फ्रॉम द ड्रग ट्रेड एंड इन रिटर्न प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू ड्रग स्मगलर्स। अब ड्रग जो पैदा करते हैं, जो उगाते हैं, उनको उन ड्रग्स को तो बेचना भी है ना। वो सिर्फ सारा ड्रग अफगानिस्तान या पाकिस्तान में नहीं बेच सकते, ये ड्रग वहां से इंडिया के रास्ते बेचते हैं या दूसरी कंट्री वेस्टर्न साइड में भी ये ड्रग सप्लाई करते हैं। ये ड्रग सप्लाई करने के लिए यहाँ पे इनको मदद लगती है तालिबान की। तालिबान के पास फूड सोल्जर्स हैं, एरिया का कंट्रोल है, तो ये कंट्रोल का एक्सेस ये लोग दे देते हैं किन्हें? ड्रग स्मगलर्स को। ड्रग स्मगलर्स कौन है? ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स। यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म का नेक्सस साफ साफ समझ में आता है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम वाले हैं, इन्होंने ड्रग की खेती की, माल तैयार हो गया, जो ये फिनिश्ड गुड है, ये बेचने में इनकी मदद करते हैं टेररिस्ट। इस तरह से आप समझने की कोशिश करो, सेल करने में इनकी मदद करते हैं। पूरा बिजनेस है, सिर्फ पैसे का गेम है और कुछ भी नहीं है। ये अगला स्लाइड जो हमारा है नार्को टेररिज्म पे, ये भी पिछले स्लाइड से मिलता जुलता है और इसे अलग से समझाने की हालांकि जरूरत नहीं थी, पर मैंने यहाँ पे ये नार्को टेररिज्म वर्ड जो है ये इंट्रोड्यूस करने के लिए ये स्लाइड अलग सा बना दिया है। नार्को टेररिज्म इज अ टर्म वेयर ड्रग ट्रेड एंड टेरर बिकम टू साइड्स ऑफ द same coin. This means either financing terror by earning money from drugs or a terror outfit controlling the drug trade. पिछले स्लाइड में हमने ये चीज बहुत ही डिटेल में समझी थी। ये नेक्सस हमारे देश में, भारत में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कहाँ? पंजाब में। पंजाब में आए दिन हम ये घटना सुनते रहते हैं कि पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से ड्रग की स्मगलिंग की जा रही है। क्यों? क्योंकि गोल्डन क्रेसेंट का हिस्सा है पाकिस्तान, और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, ये दोनों गोल्डन क्रेसेंट का हिस्सा है, और यहाँ से ड्रग को भारत में इलीगल तरीके से स्मगल किया जाता है और इंडिया में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब ड्रग स्मगलिंग से दो तरीके का फायदा है। सबसे बड़ा फायदा जो टेररिस्ट ग्रुप को है वो ये है कि इससे पैसा मिलता है। सेल करने में जो ये मदद कर रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप को, इसके एवज में ये पैसा लेते हैं।
कि प्रोटेक्शन देने का पैसा लेते हैं, रूट प्रोवाइड करने का पैसा लेते हैं। और दूसरा इनका जो प्राइमरी मोटिव है भारत को नुकसान पहुंचाना, वो तो पहुंच ही रहा है। क्यों? क्योंकि ड्रग कौन कंज्यूम कर रहा है भारत में? सबसे ज्यादा ड्रग कंजम्पशन होती है इंडिया में यूथ के द्वारा। तो अगर आप किसी कंट्री के यूथ को बर्बाद कर दो तो कंट्री खुद ब खुद धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगी। तो पंजाब इसका बहुत बड़ा विक्टिम रहा है। पंजाब में ड्रग हैज बिकम अ मेनस, और इसके पीछे हाथ है पाकिस्तान की आईएसआई का। Pakistan's agency ISI has actively adopted this strategy to send drugs into India, causing two harms. On one hand, making the new generation addicted to drugs, and at the same time using the money earned from it for terror funding. तो ये चीज मैंने आपको साफ साफ बता दी है। एक रिसेंटली हमारे पास न्यूज आई थी कि 3000 केजी हेरोइन पकड़ा गया है अदानी के मुंद्रा पोर्ट पे गुजरात में। ये एनआईए का काम था। तो देखो हमारे यहाँ कितनी बड़ी तादाद में ड्रग, ये तो 3000 किलो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े जा सके हैं बाय मिस्टेक, जो छूट गए हैं, वो सोचो हमारे देश में कितना नुकसान कर रहे होंगे। अब एक और तरीका है इनके बीच भाईचारा बढ़ने का, ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट के बीच, वो है आर्म्स स्मगलिंग। ऑर्गेनाइज आर्म्स स्मगलर्स या आर्म्स डीलर्स प्रोवाइड करते हैं गन्स, एक्सप्लोजिव्स टू एनीवन हु पेज। जिसने भी पैसा दिया उनको ये देना है, चाहे वो गैंग हो या टेरर सेल्स। टेरर आउटफिट्स ऑफन रिलाई ऑन दीज ब्लैक मार्केट आर्म नेटवर्क्स। अब इंडिया में नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से म्यांमार या बांग्लादेश रूट से बहुत सारे चाइनीज मेड गन्स, एके राइफल्स, ग्रेनेड्स वगैरह वगैरह अंडरग्राउंड मार्केट में आते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स और इवन माओइस्ट तक पहुंच जाते हैं। अब याद करो दाऊद की डी कंपनी 1990s में आर्म्स ट्रैफिकिंग में लगी हुई थी। 1993 के जो ब्लास्ट हुए थे उसमें आरडीएक्स और एके राइफल्स जो इस्तेमाल हुआ था वो मुंबई में कहां से आया था? दुबई से आया था, सी रूट के थ्रू मुंबई में उसे पहुंचाया गया था। यानी टेरर अटैक्स में अंडरवर्ल्ड की स्मगलिंग एक्सपर्टीज का इस्तेमाल हुआ। यहाँ भी हमें नेक्सस दिखता है। और आज भी गन रनर माफियाज अलग अलग स्टेट में हैं जो इलीगल फैक्ट्री मेड देसी कट्टा से लेकर इंपोर्टेड वेपन्स तक सप्लाई करते हैं, जिसमें से कुछ टेरर नेटवर्क्स तक भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से हथियार को लाने, ले जाने और पहुंचाने में भी ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स और टेररिस्ट की मिली भगत है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आगे बात कर लेते हैं फेक इंडियन करेंसी नोट्स की। अगर मैं ट्रेड से पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, मैंने नोट ही छाप दिए, नकली नोट छाप दिए। नोट छापना आसान है कोई रिस्की बिजनेस करने के बनिस्बत, इसलिए नोट छापने को प्रेफर करने लगे हैं लोग। अब FICN मींस फेक इंडियन करेंसी नोट। तो ये पैसा कमाने का एक और तरीका है जो अंडरवर्ल्ड और हॉस्टाइल फॉरेन एजेंसीज यूज करती हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट्स का सर्कुलेशन। ये दोनों एंगल पर हिट करता है। क्रिमिनल्स को प्रॉफिट तो होता ही है, क्यों? एक नोट छापने में कितना पैसा खर्च होगा? 1 रुपए 2 रुपए लग जाएंगे, 3 रुपए लग जाएंगे, पर उस नोट की वैल्यू क्या होगी? 500 रुपए का नोट छाप दिया तो 500 की वैल्यू उसकी हो गई। हमारा खर्चा क्या है? 2-3 रुपए का खर्चा है। यहाँ पे वो प्रॉफिट करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट से ज्यादा नोट की फेस वैल्यू हो जाती है। और साथ ही साथ दूसरा एंगल जहां पे ये हिट करता है वो है इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है एज ए फॉर्म ऑफ डीस्टेबलाइजेशन, इकोनॉमिक टेररिज्म भी हम इसे कह सकते हैं। यहाँ भी पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, यहाँ हम देखते हैं टेररिज्म वाले वीडियो में, याद करो हमने देखा था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैक करती है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो भारत में हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसका बैकर हमारे यहाँ ISI है। अब यहाँ फेक इंडियन करेंसी नोट्स के सर्कुलेशन में भी ISI का बहुत बड़ा हाथ है। अब इन फेक करेंसी नोट्स का इस्तेमाल करके टेरर ग्रुप्स यूजिंग द फेक मनी टू फाइनेंस देयर ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में इस फेक करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। गन खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेनेड्स खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकल लोगों को रिक्रूट करने के लिए उन्हें नोट दे के उसे लोकल लोगों को रिक्रूट करते समय उन्हें पेमेंट के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इतना बड़ा मेनस बन गया है कि UAPA लॉ को अमेंड करके 2013 में सरकार ने ऑफिशियली फेक इंडियन करेंसी नोट के सर्कुलेशन को एक टेररिस्ट एक्ट घोषित कर दिया था। ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट के बीच नेक्सस का एक और तरीका है हवाला एंड मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ भी बात पैसे की ही है, बट वो समझने के लिए सबसे पहले हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं समझाता हूँ मनी लॉन्ड्रिंग। एक ऑर्गेनाइज क्राइम का ग्रुप है। इस ग्रुप ने बहुत सारा पैसा, मान लो इसके पास 50 करोड़ रुपए हैं, ये रुपए इसने कमाए एक्सटॉर्शन से, कॉन्ट्रैक्टर से एक्सटॉर्शन किया, ऑयल कंपनी से एक्सटॉर्शन किया, रैंसम मांगा, ड्रग ट्रैफिकिंग से कहा, बहुत सारा पैसा कमाया। 50 करोड़ रुपए इसके पास जमा हो गए हैं, ये कैश में है। अब इस पैसे को ये लीगली इस्तेमाल करना चाहता है। अब ये चाहता है इस पैसे से मैं एक चेक काट के दूं और 3 करोड़ का घर अपने नाम पे खरीद लूं। अब वो इसके लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जैसे ही ये पैसा बैंक में जमा करके चेक देगा
तुरंत ही नोटिफिकेशन चला जाएगा इनकम टैक्स के पास और वो लोग पहुंच जाएंगे आधम के, क्योंकि ये इलीगल सोर्स है और कैश डिपॉजिट इतने बड़े अकाउंट में बैंक में करने से अथॉरिटीज के पास नोटिफिकेशन चला जाता है। इससे बचने के लिए इलीगल सोर्स से कमाया हुआ ये जो पैसा है, ये 50 करोड़ रुपए ये इलीगल सोर्स से कमाया है। किसी तरह अगर मैं ये दिखा दूं कि ये 50 करोड़ मैंने लीगल सोर्स से कमाए हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। अब तो मैं चेक काट के किसी को भी दे सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ। इलीगल पैसे को कुछ इस तरह का स्कीम बनाना जिससे ऐसा लगे कि ये पैसा जो इलीगली कमाया गया है ये एक लीगल सोर्स से आया है, इसी प्रोसेस को हम लॉन्ड्रिंग कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो मनी था यहाँ पे 50 करोड़ का, इसे लॉन्डर कर दिया हमने, इसकी धुलाई कर दी, धुल के अब ये साफ हो चुका है और अब जनता को ये दिखेगा कि 50 करोड़ रुपया लीगल सोर्स से आया है। अब ये लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, इस तरीकों को हमारे लिए यहाँ पे डिटेल में जानना जरूरी नहीं है। मोटे तौर पे आप ये समझ लो कि इलीगली कमाए हुए पैसे को अगर मैं किसी तरह के एक स्कीम बना के गवर्नमेंट को ये दिखा सकूं कि ये पैसा मेरा लीगल सोर्स से आया है, इसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ये आपने अगर समझ लिया है तो आगे बात कर लेते हैं कि हवाला क्या होता है। दो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूंगा सिटी का, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ दिल्ली का और दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ चेन्नई का। दिल्ली में बैठा हुआ एक ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप है, ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप ए, इसे ग्रुप ए मान लो। चेन्नई में भी इसी ग्रुप ए का एक ब्रांच ऑफिस है, यहाँ पे इसका एक ब्रांच ऑफिस है। ऑफिस होगा ना, ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप तो स्ट्रक्चर्ड ग्रुप है, हायरकी होती है, प्रॉपर कमांड स्ट्रक्चर होता है, तो इनके ऑफिस भी होंगे। एक ऑफिस इस ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप का दिल्ली में है और इसका ब्रांच ऑफिस चेन्नई में है। अब दिल्ली के बहुत सारे बिजनेसमैन जो अपना 2 नंबर का पैसा कमाते हैं और वो पैसा दिल्ली के बिजनेसमैन चाहते हैं कि मैं चेन्नई भेज दूं। मान लो दिल्ली का एक बिजनेसमैन है, उसे चाहिए कि 50 लाख रुपए मुझे चेन्नई में देना है, कैश में। चेक में देना है फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो इन सब का कोई रेलेवेंस नहीं है, कैश में देना है। तो एक ऑप्शन है कि दिल्ली में ये बंदा जो बिजनेसमैन है वो 50 लाख रुपए सूटकेस में भरे और ट्रेन या प्लेन में बैठ के चेन्नई आ जाए, चेन्नई में वो पैसा जिसे भी देना है उसे दे दे। पर इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। एक तो आप इतने बड़े अमाउंट में कैश लेकर ट्रैवल करोगे, हमेशा चोरी डकैती का खतरा रहता है, और दूसरा खतरा रहता है लीगल अथॉरिटीज से, इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे आपके पैसे के सोर्स के बारे में पूछने के लिए। अब सोर्स तो आपका लीगल है नहीं, सोर्स आपका लीगल नहीं है तो आप क्या जवाब दोगे उन्हें, वहां भी आप फंस सकते हैं। ऐसे केस में काम आते हैं ये ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप वाले। ये बिजनेसमैन जिसके पास 50 लाख रुपए है, ये चेन्नई बनने नहीं जाएगा, ये चुपचाप ये पैसा यहाँ पे इस ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप को पकड़ा देगा। 50 लाख रुपए का कैश इसने इसे दे दिया। अब ये इस ग्रुप का काम है कि ये पैसा 50 लाख चेन्नई में पहुंचवा दे। अब चेन्नई में ये बिजनेसमैन चाहता था कि एक पर्टिकुलर ऑफिस है या एक पर्टिकुलर बंदा है, उसे ये पैसा मिले। अब ये ऑर्गेनाइज क्राइम ए, इस ग्रुप को जब ये पैसा मिला तो ये भी ये 50 लाख लेके फिजिकली सूटकेस में भर के चेन्नई नहीं जाएगा। ये अपने चेन्नई के ब्रांच ऑफिस को बोलेगा कि क्या तुम्हारे पास 50 लाख रुपए हैं। क्यों? क्योंकि चेन्नई में भी इलीगल तरीके से पैसा कमाने वाले बिजनेसमैन हैं, उन्हें भी अपना पैसा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना रहता है। तो चेन्नई के जो ये ब्रांच ऑफिस है, इनके पास भी पैसे का एक सर्टेन बैलेंस हमेशा अवेलेबल रहता है। तो ये 50 लाख रुपए जो है, ये चेन्नई ब्रांच ऑफिस वाले चेन्नई के कलेक्शन से, आउट ऑफ चेन्नई कलेक्शन, कोशिश करेंगे कि ये 50 लाख रुपए उस पर्टिकुलर बंदे को पहुंचा दिया जाए। तो दिल्ली का जो बिजनेसमैन था उसका काम हो गया। उसका काम क्या था? ये 50 लाख रुपए चेन्नई के पर्टिकुलर पर्सन को मैं पहुंचवा दूं, वो पैसा का काम हो गया। 50 लाख रुपए जो है वो एक्टिवली इधर से उधर कहीं मूव तो हुए नहीं, तो पकड़े जाने का खतरा रहा नहीं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स हैं, इनका मेन धंधा हवाला ट्रांजैक्शन ही है। ये हवाला ट्रांजैक्शन मेनली प्राइमरीली इलीगल पैसे में ही होता है। लीगल पैसे को कोई भी जरूरत नहीं कि मैं छुपा के कैश लेके एक शहर से दूसरे शहर ले जाऊं। तो ये हो गया हमारा हवाला ट्रांजैक्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हवाला ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों ही करने में जो ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स शामिल हैं, जो उसमें इन्वॉल्व हैं, इन दोनों से उनको तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही साथ टेररिस्ट को भी हो रहा है। क्यों? अगर मान लो टेररिस्ट ड्रग ट्रेड से पैसा कमा रहा है कैश में, उसको लॉन्डर करके वो लीगल तरीके से सिस्टम में लाना चाहेगा तो किसका इस्तेमाल करेगा? ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स का ही तो इस्तेमाल करेगा उसे लॉन्डर करने के लिए। साथ ही साथ अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने हैं, हथियार खरीदना है मान लो उसे, या फिर किसी दूसरे कंट्री से रिक्रूटमेंट करना है, वहां भी उसे पैसे भेजने हैं, इसके लिए हवाला नेटवर्क्स का यूज करेगा।
तो यहाँ भी हमें इन दोनों का लिंकेज साफ साफ दिखता है। ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स जो है वो हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, और टेररिस्ट को इनकी जरूरत है अपने पैसे को या तो लॉन्डर करने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह विदाउट डिटेक्शन ट्रांसफर करने के लिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमारे पास पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में यह बनाया गया था, और इसे स्पेसिफिकली इन्फोर्स करती है ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो अभी तक हमने ये सारे नेक्सस देख लिए कि इन दोनों के बीच, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स और टेररिस्ट, इनके बीच क्या नेक्सस है। अब ये सारे नेक्सस का रूट कॉज पैसा है, ये हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कुछ इंडिया स्पेसिफिक केस स्टडीज की, जहां पे ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप और टेररिस्ट के बीच हमें नेक्सस देखने को मिलता है। इसके बारे में हमने आज के क्लास में और पहले की वीडियोस में, जो इंटरनेट सिक्योरिटी का प्लेलिस्ट है हमारा, उसमें बात कर रखी है, बट फिर भी एक मोटे तौर पे मैं आपको बताता चलूंगा, जिससे आपके दिमाग में ये जिक्सॉ पजल की तरह फिट होता चले। देखो, हमने नार्को टेररिज्म की बात की थी, तो जब भी हम कश्मीर की सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग और टेरर लिंक्स की बात होगी। अभी अभी हमने पिछले स्लाइड्स में क्या देखा कि पाकिस्तान बेस्ड जो भी ग्रुप्स हैं, क्यों पाकिस्तान गोल्डन क्रेसेंट का हिस्सा है, वहां पे ड्रग की खेती होती है, वो ड्रग इंडिया में सप्लाई किए जाते हैं। दो तरह का इससे हमला होता है। एक हमला होता है भारत के यूथ पे, जो इससे डीस्टेबलाइज हो रहा है, सोशल डीस्टेबलाइजेशन फैल रहा है, और दूसरा हमला होता है भारत की इकोनॉमी पे, क्योंकि इस ट्रेड से जो पैसा मिल रहा है, उसी पैसे का इस्तेमाल करके भारत पे हमला किया जाता है। हमने बात की थी FICN की बात की थी, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा वही कह रहा है, काउंटरफिट करेंसी इन्वॉल्वमेंट। जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं, जिसका इस्तेमाल भारत में रिक्रूटमेंट करके उन बंदों को फेक करेंसी नोट्स में पेमेंट कर दिया। भारत के मार्केट में बहुत बड़े अमाउंट में फेक करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी। इससे भारत की इकोनॉमी पे भी हमला होता रहता है। इसके बारे में हमने अपने टेररिज्म के क्लास में और इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उस क्लास में बहुत ही डिटेल में चर्चा किया है। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आगे बात करते हैं, दूसरा जो हमारा इंडिया स्पेसिफिक केस स्टडी है वो है पंजाब, और पंजाब के अंदर गैंगस्टर और टेररिस्ट के बीच का नेक्सस। पंजाब एक और इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि यहाँ का टेररिज्म यानी कि खालिस्तानी मूवमेंट 1980s और लेट 90s में लार्जली यहाँ पे खत्म हो गया था, पर आजकल फिर से रिवाइवल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं विद फॉरेन सपोर्ट। अब इस नई वेव में एक नया एलिमेंट देखा गया है, लोकल गैंगस्टर्स और सेपरेटिस्ट्स का नेक्सस। पंजाब हरियाणा बेल्ट में कुछ नोटोरियस गैंग्स जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग या बम्बिहा गैंग वगैरह काफी एक्टिव हो गए थे। इनका काम ओरिजिनली जो था वो था स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, जो रेगुलर एक्टिविटी होती है एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट की, ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप की, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, सुपारी किलिंग वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले 2-3 साल में ये देखा गया है कि ISI बैक्ड खालिस्तानी एलिमेंट्स जो कनाडा और यूरोप में बेस्ड हैं, इन गैंग्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर रेडिकल्स को कनेक्ट करके, जेल में बंद गैंगस्टर्स के नेटवर्क का यूज करके पंजाब में टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं। इन रिटर्न इन गैंग्स को क्या मिल रहा है? इन रिटर्न ये जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स है, ऑर्गेनाइज सिंडिकेट हैं, इनको ड्रग सप्लाई और इंटरनेशनल सेफ हेवन मिल जाता है, जिससे इनका बिजनेस तो एक्सपैंड हो ही रहा है, साथ ही साथ अपना जो पर्सनल प्रोटेक्शन है, फिजिकल प्रोटेक्शन, वो भी मिल जाता है। किसी दूसरे कंट्री में जाके ये छुप जाते हैं। जब भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप एक बार वीडियो पॉज करके स्लाइड को पढ़ लेना। उस स्लाइड में ये सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखी मिलेंगी। अब यही चीज भारत सरकार ने एक ऑपरेशन ध्वस्त चलाया था 2023 में, उसमें सामने आई थी। ये न्यूज आइटम मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से उठाया है। तो ऑपरेशन ध्वस्त में 1300 किलो ड्रग्स रिकवर किए गए थे हरियाणा से, जब पुलिस ने ड्रग ट्रैफिकर्स पर रेड किया था। तो NIA की इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि अर्श डल्ला खालिस्तानी टेररिस्ट है जो कनाडा में है, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स, इन्होंने मिलकर टेरर गैंगस्टर ड्रग स्मगलिंग नेक्सस बना लिया है। ये लोग पंजाब और दिल्ली NCR में शूटिंग्स, किलिंग्स, ये सारी चीजें कर रहे थे। अब हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट से। अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन कर रखा है अपने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी वाले चैप्टर में। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनफैक्ट मैं पूरे प्लेलिस्ट का लिंक ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को सेपरेटली आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट वाले वीडियो को। अब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि दशकों से इंसर्जेंट मूवमेंट्स चल रहे हैं। ये या तो एथनिसिटी के बेसिस पे हैं या फिर सेसेशनिस्ट है, अलग अपना राष्ट्र चाहते हैं। अब एक्सटॉर्शन इन इंसर्जेंट ग्रुप्स का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम रहा है। हर बिजनेस, हर कॉन्ट्रैक्टर, इवन सरकारी ऑफिशियल्स तक से ये टैक्स या चंदा लेते थे। अब ये टैक्स टेररिज्म जैसा ही हुआ, क्योंकि अगर नहीं दिया तो धमकी, किडनैपिंग, जान से मार देना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें देकर उनमें खौफ पैदा किया जाता था। तो नॉर्थ ईस्ट में हर तरह के टेररिज्म का फंडामेंटल फंडिंग सोर्स है एक्सटॉर्शन। अब अगर आप आसाम में उल्फा की बात कर लो,
तो उल्फा ने ऑयल कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट से करोड़ों वसूल किया ओवर टाइम। इन एडिशन किडनैपिंग फॉर रैंसम बहुत ज्यादा देखा गया। बिजनेसमैन के बच्चों को उठा लिया गया और जब तक पैसे नहीं दिए उन्हें रिलीज नहीं किया गया, तो यहाँ से भी मोटी रकम वसूल की जाती थी। साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में रिपोर्ट में, स्पेशली फॉर वुमेन ट्रैफिकिंग एंड चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग। तो यहाँ हमने बात कर ली, ये एक्सटॉर्शन की बात कर ली, किडनैपिंग की बात कर ली। सबसे बड़ा जो इशू रहा है नॉर्थ ईस्ट में भी रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग का। अब जैसे इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे हमने बॉर्डर सिक्योरिटी में बात की थी उस वीडियो में कि वो गोल्डन क्रेसेंट इलाके से लगा हुआ है, उसी तरह इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है वो गोल्डन ट्रायंगल वाले इलाके से लगा हुआ है। यहाँ पे भी ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं और वहां पैदा किए हुए ड्रग्स जो है मणिपुर मिजोरम साइड से म्यांमार बॉर्डर लगता है, जहां से साउथ ईस्ट एशिया का ड्रग मेटाफेटामाइन पिल्स जिसे याबा बोलते हैं और हेरोइन, ये सब वहां से आता है। अब यहाँ के टेररिस्ट ने इस ड्रग ट्रेड से फायदा उठाया है। साथ ही साथ यहाँ गन रनिंग भी होती है क्योंकि म्यांमार रीजन में एक फ्लरिशिंग ब्लैक मार्केट है आर्म्स का। इन सभी चीजों पे हमने बहुत ही डिटेल में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी वाले चैप्टर में डिस्कशन किया था। अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। अगला हमारा जो इंडिया स्पेसिफिक एग्जाम्पल है वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नक्सलाइट्स का। यहाँ पे किस तरह से नेक्सस हो रहा है। अब फिर से मैं बोलूंगा, देखो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसको एक डेडिकेटेड वीडियो से मैंने पहले ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो सारे कुछ उसमें डिटेल में मैंने समझाया है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में एकदम सिलसिलेवार ढंग से सारे चैप्टर को समझाया गया है। पूरा प्लेलिस्ट देखो। इंटरनल सिक्योरिटी से 50 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं लगभग, तो इन 50 नंबर में मैक्सिमम स्कोर करना आपका एम होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं जितनी चीजें मैंने कवर की हैं वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे सारे क्वेश्चंस को इफेक्टिवली अटेम्प्ट करने के लिए। पर फिर भी यहाँ पे एक बार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात 2-3 लाइनों में कर लेते हैं। तो देखो ये मूवमेंट जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में अपने डिस्कस किया था पूरी तरह से प्योरली आइडियोलॉजिकल था, पर इतने लंबे समय तक इसे चलाने के लिए इनको भी फंड्स और वेपन्स की जरूरत पड़ती है। अब पहले जो माओइस्ट एरिया हुआ करते हैं, आज तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से, आज तो जो नक्सलाइट से प्रभावित इलाके हैं उसमें काफी कमी आई है, पर फिर भी जो माओइस्ट एरिया, जो हार्डकोर एरिया हुआ करते थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वगैरह, इसमें कोई बाहर का स्पॉन्सर तो था नहीं, तो इन्होंने लोकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्टाइल नेटवर्क्स बना लिए। किसने बना लिया? नक्सलाइट्स ने। अब यहाँ पे ये क्या करने लगे? एक्सटॉर्शन करने लगे। एक्सटॉर्शन भी यहाँ प्राइमरी इनका पैसा कमाने का तरीका रहा। अब एक्सटॉर्शन किन से करते थे? कॉन्ट्रैक्टर से किया, माइनिंग कंपनी से किया, रोड कंस्ट्रक्शन अगर कुछ हो रहा है तो वहां से ये लेवी लिया जाता था। यहाँ तक कि छोटे शॉपकीपर से भी प्रोटेक्शन मनी ली जा सकती थी। ये बिल्कुल अंडरवर्ल्ड की हफ्ता वसूली के बराबर ही था। फर्क बस इतना था कि यहाँ वसूली को रिवॉल्यूशनरी टैक्स बोल के इसे हॉगवॉश कर दिया जाता था कि ये रेड टैक्स है भाई, ये रिवॉल्यूशन के लिए ये पैसा जा रहा है, हम इसे अपनी जेब में रख नहीं रहे। अब एस्टिमेट्स हैं कि माओइस्ट ने करोड़ों पैसा हर साल एक्सटॉर्शन से इकट्ठा करके भारत के खिलाफ ही इसका इस्तेमाल किया है। आर्म सप्लाई के लिए ये लोग इंटरस्टेट गन रनर्स से जुड़ते थे। कुछ केसेस में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट से भी बार्टर में ग्रेनेड्स लिए जाते थे या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस से लूटे हुए हथियार यूज किए जा सकते थे। क्लियरली यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम से मिलती जुलती टैक्टिक्स यूज हुई है सर्वाइवल के लिए, और इन्हीं टैक्टिक्स का, ऑर्गेनाइज क्राइम की इन टैक्टिक्स का यूज करके भारत में एक समय जो आइडियोलॉजिकल मूवमेंट शुरू हुआ था नक्सलिज्म का, वो अब आतंकवाद का रूप ले चुका है और भारत सरकार ने इसके खिलाफ बहुत ही कठोर नीति अपनाई है और 2026 के मार्च तक नक्सलिज्म को भारत से उखाड़ फेंकने की घोषणा कर दी है। इसके बारे में सेपरेट वीडियो देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो देखो अभी तक हमने बात कर ली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है, टेररिज्म क्या होता है, दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह की सिमिलैरिटी है, नेक्सस कैसे है दोनों के बीच। सबसे जो आज के क्लास का हमारा मेन मुद्दा था, प्राइमरी फोकस था, उसके बारे में बात कर ली। फिर इंडिया स्पेसिफिक हमने एग्जाम्पल देखा कि भारत में नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, लेफ्ट नक्सल प्रभावित इलाकों में, इन सब जगहों पर किस तरह से नेक्सस बना हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये नेक्सस तो है भाई, लेकिन इस नेक्सस को दूर करना किसका काम है? भारत सरकार का। तो इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहला स्टेप है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसको फिर से मैंने टेररिज्म वाले वीडियो की बात करूंगा, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आज की क्लास में इस पे हम ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। 1967 में ये एक्ट बना था और ये डिफाइन करता है अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होती है, टेररिस्ट एक्ट क्या होता है। 2013 में हमने पहले बात की कि फेक इंडियन करेंसी नोट्स को सर्कुलेट करना, इसे भी टेररिस्ट एक्ट घोषित कर दिया गया था।
इसके लिए फिर से टेररिज्म वाला वीडियो जाके आप देख लो। ये सब वीडियो देखे बिना अगर आज का क्लास देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आज वो सारी चीजें रिपीट नहीं करूंगा। अब बात कर लेते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। देखो 26/11 में जब मुंबई पे अटैक हुआ, मुंबई अटैक के बाद इंडिया ने महसूस किया कि एक सेंट्रल काउंटर टेरर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए जो स्टेट बॉर्डर्स के परे जाकर केसेस को हैंडल कर सके, क्योंकि टेररिज्म ऑफन पैन इंडिया होता है। इसके बाद ही एनआईए एक्ट 2008 ने एनआईए को जन्म दिया। तो 26/11 का जो मुंबई का हमला था, इससे पहले भारत में कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं थी। अब एनआईए जो थी ये एक एफबीआई टाइप फेडरल एजेंसी है जिसको स्पेसिफिक शेड्यूल ऑफ ऑफेंसेस में जुरिडिक्शन दिया गया। इनिशियली शेड्यूल में मेजरली यूएपीए, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एंटी हाईजैकिंग, एंटी सैबोटाज जैसे टेरर रिलेटेड ऑफेंसेस थे। 2019 में एनआईए एक्ट को अमेंड किया गया और इसमें 5 और कैटेगरीज ऐड की गई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट करेंसी, मैन्युफैक्चर सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म एंड एक्सप्लोजिव एक्ट्स ऑफेंसेस। इसके साथ साथ एनआईए केसेस की ट्रायल के लिए स्पेशल एनआईए कोड्स भी बनाए गए जो फास्ट ट्रैक कन्विक्शन को इंश्योर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी सेंट्रल लेवल पे स्ट्रॉन्ग एक्शन मैकेनिज्म तैयार है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेरर नेक्सस पे एनआईए का इंपैक्ट हमने देखा, जैसे ऑपरेशन ध्वस्त में एनआईए ने लीड एजेंसी के तौर पर बहुत बड़ा ड्रग का सीजर किया। अभी अभी हमने उसका एग्जांपल देखा। इससे पहले भी हमने मुंद्रा पोर्ट पे जो सीजर हुआ था उसकी बात की थी। इन सब में एनआईए का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे बात कर लेते हैं मकोका की। मकोका स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। अब सोचोगे कि महाराष्ट्र स्पेसिफिक में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्पेसिफिक स्टेट लॉ था। ये पूरे कंट्री का लॉ नहीं है, ये महाराष्ट्र स्टेट का एक स्पेसिफिक एक्ट है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था और महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट किया था 1999 में। लेकिन ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि अलग अलग स्टेट्स ने इसको अलग अलग नामों से अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इसलिए यहाँ पे इसका मेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक स्टेट लॉ है, 1999 में महाराष्ट्र में पास हुआ, जो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स को तोड़ने के लिए बनाया गया था। अब इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डिफिनेशन दी गई है और स्ट्रिक्टर प्रोविजंस जैसे कि लॉन्गर डिटेंशन, स्ट्रिक्टर बेल प्रोविजन, इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशल कोर्ट वगैरह वगैरह इन सब का प्रावधान है। अब मकोका का यूज करके मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड था उसके खिलाफ एक्सटेंसिवली इसका यूज किया गया है। अब दिल्ली में भी इस लॉ को नोटिफाई करके यूज किया जा रहा है। दिल्ली में कोई स्टेट लॉ खुद का नहीं था, उन्होंने महाराष्ट्र एक्ट को ही अडॉप्ट किया है। मकोका ने काफी हद तक डी कंपनी के लोकल नेटवर्क पर लगाम लगाई है मुंबई में। इसके सक्सेस के बाद दूसरे स्टेट्स ने भी अपने वर्जन बनाए हैं, जैसे कि कर्नाटका में ककोका है, कर्नाटका कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गुजरात में गुजकॉक है, गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। सिमिलरली उत्तर प्रदेश में भी ये एक्ट बना के इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये एक स्टेट लेवल का एक्ट था जिसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद कंट्री में अलग अलग स्टेट्स ने इसे अडॉप्ट किया है। आगे अगर हम एक और लीगल प्रोविजन की बात करें तो वो है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट 1985। अब ये ड्रग्स के खिलाफ प्राइमरी लॉ है इंडिया का। इसमें ड्रग्स का प्रोडक्शन, सेल, ट्रैफिकिंग सब बैंड है मेडिसिनल यूज के अलावा। अब एनडीपीएस एक्ट काफी स्ट्रिक्ट है। कॉमर्शियल क्वांटिटीज में अगर ड्रग्स पकड़े गए तो 10 से 20 साल तक की सजा प्लस बहुत भारी जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है। साथ ही साथ रिपीट ऑफेंडर्स के लिए डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग ट्रेड रोकने के लिए एनडीपीएस एक्ट में प्रॉपर्टी सीजर, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। नॉर्मली क्या होता है, अगर सरकार ने अरेस्ट किया तो सरकार को प्रूफ देना है कि ये बंदा गिल्टी है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बट यहाँ पे रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे है, तुम प्रूफ करो भाई तुमने ये काम नहीं किया है। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन एनडीपीएस एक्ट में है। अब टेरर क्राइम नेक्सस में एनडीपीएस एक्ट बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया नार्कोटिक्स ट्रेड से टेरर फंड होता है। तो एजेंसी एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग लॉर्ड्स, ट्रैफिकर्स को पकड़ के सीधा उनके नेटवर्क पे स्ट्राइक करती है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये दोनों यूजुअली एनडीपीएस एक्ट के केसेस को हैंडल करते हैं। कानून के अलावा इंडिया ने इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज भी साइन की हुई हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेरर पे फोकस करती हैं, जैसे कि यूएनटीओसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सार्क रीजनल कन्वेंशन ऑन सपरेशन ऑफ टेररिज्म, यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। इन सब को साइन करने का, इन सब के थ्रू वी अलाइन आवर डोमेस्टिक लॉज टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड कोऑपरेट ऑन एक्सट्राडिशन एंड लीगल असिस्टेंस। अगर हमारे देश में अपराध करके कोई मुजरिम दूसरे देश में छुपा है, उसके साथ हमने ये ट्रीटी साइन कर रखी है, तो उसका एक्स्ट्राडिशन करके
भारत में लाया जा सकता है और भारत में उस पर मुकदमा चला के उसे प्रॉपर सजा दी जा सकती है। तो ये थे हमारे बेसिकली जो लॉज हैं, कौन कौन से लॉज हैं हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, रोकने के लिए काम कर रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये सारे तो एक्ट हैं, इन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ग्राउंड पे इन्फोर्स करने के लिए कोई तो एजेंसी चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमें चाहिए। तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं हमारे पास, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली, जैसा ऊपर मैंने बताया था। एनआईए हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये हमारी इट्स अ सेंट्रल एजेंसी टास्क्ड विद कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड रिलेटेड ऑफेंसेस अक्रॉस द नेशन। पैन इंडिया जुरिसडिक्शन है इसका, वाइड रेंज ऑफ ऑफेंसेस में इसको जुरिसडिक्शन दिया गया है, इंक्लूडिंग टेरर, आर्म्स ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो टेररिज्म के ऑलमोस्ट सभी के मेजर केसेस एनआईए लेती है, स्पेशली जब इंटर स्टेट या इंटरनेशनल लिंकेज हो। अब गैंगस्टर टेरर केसेस भी एनआईए ले रही है, जैसे पंजाब का बिश्नोई गैंग केस, दाऊद एक्सटॉर्शन रैकेट विद टेरर फंडिंग केसेस इन मुंबई वगैरह वगैरह। अब एनआईए में एक स्पेशल सेल है टीएफएफसी सेल, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल। इसे भी बनाया गया है जो सिर्फ टेरर के फाइनेंस एस्पेक्ट पे काम करता है, जिससे हवाला ऑपरेटर्स, काउंटरफीट रैकेट वगैरह वगैरह ट्रैक हो सके। एनआईए की इंटरनेशनल लाइसेंस भी है, ये इंटरपोल के थ्रू रेड नोटिस निकलवाती है, फॉरेन एजेंसी से इन्फो शेयर करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। आईबी देश की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। आईबी का रोल है किसी भी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट की पहले से खबर लेना, ये काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस, इंसर्जेंसी, इन सबको देखती है। आईबी के पास मल्टी एजेंसी सेंटर है, एमएसी। अब एमएसी की बात भी हमने अपने जब हम बॉर्डर सिक्योरिटी का चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पे बात कर ली है। तो आईबी के पास मल्टी एजेंसी सिस्टर नाम से एक आईबी के पास मल्टी एजेंसी सेंटर नाम से एक कोऑर्डिनेशन सेंटर भी है, एमएसी, मल्टी एजेंसी सेंटर। इस नाम से कोऑर्डिनेशन सेंटर भी है, जहां आईबी और दूसरी एजेंसी जैसे रॉ, स्टेट इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेल वगैरह हर रोज टेरर रिलेटेड इंटेलिजेंस शेयर करती है। मुंबई के हमलों के बाद 2008 में जो मुंबई में हमले हुए थे, उसके बाद एमएससी को और एम्पावर किया गया फॉर रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग। आगे बात कर लेते हैं एक और एजेंसी की, जो है रॉ। रॉ बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते होंगे, इस पे कई सारी मूवीज भी बनाई है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये हमारी इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो रॉ का काम क्या है, जैसे नाम से साफ है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये इसका काम है देश के बाहर टेरर कैंप्स, माफिया डॉन, सेफ हेवंस वगैरह पे नजर बनाए रखना। एग्जाम्पल, दाऊद इब्राहिम का खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट कहाँ है, क्या कर रहा है, रॉ कीप्स ट्रैक्स एंड शेयर इनपुट्स। इन सब का काम, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लाना, उसको शेयर करना और उस पर एक्ट करना रॉ का काम है। अभी अभी हमने बात की थी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की, डीआरआई की। ये इंडिया की टॉप एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। इनका फोकस है ड्रग्स, गोल्ड्स, एक्सोटिक एनिमल्स, एंटीक स्मगलिंग एंड इवन कॉमर्शियल फ्रॉड्स। इन सब पे लगाम लगाना, इन सब की रोकथाम करना। तो डीआरआई ने हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े ड्रग बस्ट किए हैं, जैसे मुंद्रा पोर्ट हेरोइन का जो मामला था, वहां पे डीआरआई ने ही लीड लिया था। डीआरआई का काम डायरेक्टली टेरर से लिंक्ड नजर नहीं आता, पर आप सोचो कि 90% ड्रग्स या आर्म्स जो टेरर को फंड या सप्लाई करते हैं, वो इलीगल स्मगलिंग रूट से ही तो आते हैं। इसलिए डीआरआई की हर बड़ी सीजर एक तरह से टेरर नेटवर्क को वीकेंड करने वाली है, उसको कमजोर करने वाली है। अभी डीआरआई और एनआईए का सिनर्जी भी बढ़ गया है, जैसे अगर कोई डीआरआई को प्योर टेरर का एंगल दिखता है, तो वो केस एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं एक और एजेंसी की, वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करने वाली एक स्पेशलिस्ट फोर्स है ड्रग कंट्रोल के लिए। सो इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन स्टेट्स फॉर ड्रग इन्फोर्समेंट। एनसीबी आल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल फोरम्स। एनसीबी प्रेजेंस इज मोर इन मेट्रो सिटीज एंड मेजर ड्रग जोन, जैसे कि पंजाब में ड्रग बहुत बड़ा मेनस है, तो वहां पे ये एनसीबी के ऑफिसर्स काफी सारे। एक और एजेंसी की बात कर लेते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ईडी का काम प्राइमरीली है पीएमएलए एक्ट को इंप्लीमेंट करना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ना, जहां मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है उन सभी एक्टिविटीज को रोकना, और जो कर रहे हैं उनको पीएमएलए एक्ट के तहत उन पे कार्रवाई करना, ये सारा काम ईडी का है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि कौन कौन से एक्ट लीगल हमारे यहाँ एवेन्यूज हैं जिसके तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेरर और इन दोनों के बीच के लिंकेजेस पे हमला किया जा रहा है, और कौन कौन सी एजेंसीज
इस काम में लगी हुई है। सभी को हमने ब्रीफ में समझने की कोशिश की। इन सब पे बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं अभी साफ साफ आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए मैंने भी बहुत ही ब्रीफ में समझाया है। लेकिन इस इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने आ रहे हैं, तो अब इन चैलेंजेस को हम लोग धीरे धीरे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा चैलेंज है ट्रांसनेशनल ऑपरेशंस। अब बहुत से गैंग्स और टेरर आउटफिट्स बॉर्डर के पार बेस बनाकर ऑपरेट करते हैं। अब दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन पाकिस्तान में सेफ हैं, खालिस्तानी हैंडलर्स कनाडा और यूके में बैठते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स कैंप्स जो हैं वो म्यांमार में हैं। याद करो, म्यांमार में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था एक बार इसी इंसर्जेंट्स कैंप को खत्म करने के लिए। अब जब तक ये सेफ हेवंस रहेंगे, पूरा नेटवर्क खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि आप भारत में तो नेट खत्म कर दोगे, लेकिन जो भाग के दूसरे कंट्री में छुपे हुए हैं और मौका मिलते ही वापस भारत में एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें खत्म करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे कॉन्स्ट्रेंट ये है कि कुछ मुल्क पॉलिटिकल विल नहीं रखते, जैसे कि पाकिस्तान। वो नहीं चाहता कि मेरे यहाँ भारत से भाग के आए हुए जो आतंकवादी हैं उन्हें हम खत्म करें। क्यों खत्म करेंगे? वो तो उनका फूट सोल्जर है, वो भारत पे बार बार दे आर ट्राइंग टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो ये एक हमारे सामने चैलेंज है। दूसरा हमारा चैलेंज है लीगल सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम लोग लॉज की बात कर रहे थे, वहां हमने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह मकोका 1999 के आसपास इंप्लीमेंट किया गया और उसके थ्रू वहां पे ऑर्गेनाइज क्राइम पे काफी हद तक काबू पाया गया। लेकिन इंडिया में सेंट्रल ऑर्गेनाइज क्राइम लॉ की एक कमी हमेशा खलती रही है, जिसका फायदा इन क्रिमिनल गैंग्स को मिलता रहा है। वो स्टेट बाउंड्रीज क्रॉस करके लीगल लूपहोल्स यूज कर सकते हैं। यानी कि महाराष्ट्र में अगर मकोका है तो महाराष्ट्र से भाग जाओ ना, महाराष्ट्र से भाग के दूसरे राज्य में छुप जाओ, वहां पे तब तक छुपे रहो जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ जाता। तीसरा हमारा चैलेंज है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेरर ऑफन फीड ऑन ग्रीवेंसेस। जहां पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनजस्टिस है, वहां आसानी से इनके लिए भर्ती हो जाते हैं, लोग इसमें काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखो कि नॉर्थ ईस्ट, नक्सल एरियाज, इवन सम अर्बन स्लम्स, ये फर्टाइल ग्राउंड मिल जाता है इन क्रिमिनल ग्रुप्स को या फिर टेररिस्ट को रिक्रूट करने के लिए। तो जब तक ये रूट कॉजेज एड्रेस नहीं होंगे, सप्लाई ऑफ फूड सोल्जर्स बंद नहीं होगा। अब देखना, कोई भी जहां ह्यूमन बॉम्ब फटता है, किसी इंसान में बॉम्ब बांध के टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दिया जाता है, वहां कोई भी बड़े से बड़े टेरर आउटफिट में या फिर क्रिमिनल ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप में उसका कोई भी बड़े लेवल का ऑपरेटिव बॉम्ब बांध के नहीं फटता है। वो फूड सोल्जर को ही एज ए ह्यूमन बॉम्ब यूज करता है, क्योंकि दे थिंक दे आर एक्सपेंडेबल्स। और वो एक्सपेंडेबल लोग, उनकी नजर में जो एक्सपेंडेबल हैं, वो क्यों इनके साथ आने को तैयार होते हैं? पैसे के लिए। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, इन पे हमें काम करना होगा। जब तक इन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे, तब तक कितने भी लॉ बना लो, वो 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और चौथा जो हमारा चैलेंज है, यहाँ पे फिर से मैं कहूंगा, सब पैसे का खेल है बाबू भैया, बाप बराना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऑर्गेनाइज क्राइम इज फाइनेंशियली वेरी रिवॉर्डिंग। ड्रग ट्रेड को दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री बोला जाता है बाय वैल्यू। जब क्रिमिनल्स के पास इतना पैसा है, वो लेटेस्ट वेपन्स, टेक्नोलॉजी, लॉयर्स, ये सब खरीद सकते हैं। एजेंसी को इनका मुकाबला करने के लिए बहुत हेवी रिसोर्सेज चाहिए, जो हमेशा कॉन्स्टेंट में रहती है, क्योंकि सरकार के पास इतना बजट रहता नहीं है सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम या टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये भी हमारा एक कंस्ट्रेंट है। एक तरफ है ऑर्गेनाइज क्राइम का अंधा पैसा, ड्रग ट्रेड से पैसा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से पैसा, और दूसरी तरफ है सरकार का लिमिटेड पैसा। लिमिटेड इसलिए क्योंकि सरकार के और भी काम है, सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप या टेररिस्ट से लड़ना उनका काम नहीं है। जब हमने टेरर इसकी बात कर ली कि चैलेंजेस क्या हैं, तो यूपीएससी के एग्जाम में जो भी आंसर लिखा जाएगा, वो सिर्फ चैलेंज लिख के हम कभी नहीं छोड़ सकते। अगर नहीं भी पूछा जाए तो आपको वे फॉरवर्ड जरूर लिखना है, इन चैलेंजेस से किस तरह से निपटा जाए। तो आइए एक दो सजेशंस देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले हमें जरूरत है एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड की। और हमारे पास ऑलरेडी एमएसी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे डेटा शेयरिंग हो रहा है, पर इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है। जैसा यूएस में 9/11 के बाद फ्यूजन सेंटर्स बने थे, वैसे ही हमें सेंट्रल स्टेट इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस सेंटर्स चाहिए, जहां पुलिस, आईबी, ईडी, एनआईए, डीआरआई, ये सब मिल बैठकर डेटा शेयर कर सकते हैं रेगुलरली। ऑलरेडी एमएसी जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, इनको और इंपावर करके एक होलिस्टिक क्राइम टेरर इंफॉर्मेशन सेंटर बना सकते हैं। यहाँ बिग डेटा एनालिटिक्स यूज हो तो पिन पॉइंट करके पैटर्न्स पता कर सकते हैं, जैसे एक आदमी बार बार दुबई ट्रैवल कर रहा है एंड लार्ज कैश डिपॉजिट्स हो रहे हैं। फ्लैग इट अक्रॉस एजेंसी, सभी को पता चल जाना चाहिए। दिस ब्रेक्स साइलोज एंड इंश्योर्स नो इन्फो फॉल्स थ्रू द क्रैक्स। छोटी से छोटी इन्फो भी हमसे मिस नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स को और कटिंग एज टेक्नोलॉजी देनी होगी, जैसे एआई एमएल को
इसके साथ साथ हमें फाइनेंशियल ट्रैकिंग को और भी स्ट्रेंथन करना होगा यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल। ऑलरेडी हम इसका इस्तेमाल अपने एक्ट्स को इन्फोर्स करने के लिए डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वहां पे हर साल कुछ क्राइटेरिया डिसाइड होते हैं, जिस क्राइटेरिया में फॉल करने वाले सारे केस स्पेशल स्क्रूटनी के लिए अलग से सेलेक्ट किए जाते हैं। ये सारा काम मैनुअली नहीं होता है, ये सभी एआई या मशीन लर्निंग इन सब की मदद से ही किए जा सकते हैं। अब जब बात करेंगे टारगेटेड लेजिस्लेशन एंड रिफॉर्म्स की, तो वी माइट कंसीडर अ कॉम्प्रिहेंसिव एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लॉ एट नेशनल लेवल दैट फिल्स द गैप नॉट कवर्ड बाय यूएपीए। तो अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि मकोका एक ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने का एक लॉ जो बनाया था महाराष्ट्र स्टेट ने, इसे ये काफी अच्छा काम किया, इसे कुछ स्टेट्स ने अडॉप्ट भी किया था। लेकिन हमें इन स्टेट वाइज लॉज की जगह एक स्ट्रॉन्ग एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम लॉ पैन इंडिया लेवल पर चाहिए। इसके साथ साथ एट द ग्राउंड लेवल इन्वॉल्व कम्युनिटीज टू आइसोलेट क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट। कम्युनिटी पोलिसिंग कैन encourage locals to tip off about suspicious activities without fear. Education and jobs in vulnerable areas will ensure youth don't get lured. Like government has programs in Naxal areas to recruit locals in CRPF or provide skill training. तो हमने एक चैलेंज में एक क्या बात की थी कि जहां पर भी सोसाइटी अंडर प्रिविलेज्ड है, जहां पे फाइनेंशियली वीक है, वहां पे ये फर्टाइल ग्राउंड होता है ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट को रिक्रूट करने के लिए। इन सभी रिक्रूटमेंट पॉसिबिलिटीज को हमें बंद करना है, कैसे उनको एम्पावर करना है अलग अलग तरीकों से, जो मैंने आपको अभी बताया। इसके साथ साथ यहाँ पे सोसाइटी का भी रोल बहुत बड़ा है। मीडिया एंड सिविल सोसाइटी शुड हाईलाइट दीज लिंकेजेस मतलब कौन सा, ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म, इन दोनों के बीच का जो लिंकेज है, इनको बार बार हाईलाइट करो जिससे पब्लिक अवेयर हो जाए। ऑफन मीडिया रिपोर्ट्स हेल्प जॉइन द डॉट्स इन्वेस्टिगेटिंग। आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का नाम सुना होगा। ऐसे जर्नलिस्ट को चाहिए कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स है और जो टेररिस्ट हैं, इन दोनों के बीच के जो लिंकेज है, इनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, ऐसे रिपोर्ट्स फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर्स में अलग अलग मीडिया के थ्रू आते रहे, जिससे लोग अवेयर होते रहे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, टेररिज्म क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, कहाँ सिमिलरिटी है, दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर हैंड इन ग्लोव्स काम करते हैं, किस किस कारण की वजह से किस किस फील्ड में काम करते हैं, इससे हमारे सोसाइटी पे क्या खराब प्रभाव पड़ रहा है, इससे निपटने के लिए कौन से एक्ट सरकार ने बनाए हैं, कौन कौन सी एजेंसी उसे इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंज है और हम लोग आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक 2-3 एंगल से इंपॉर्टेंट है। पहला ये समझना कि लिंकेजेस क्या क्या फॉर्म्स लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, लॉज, एजेंसी, पॉलिसी वगैरह वगैरह। और तीसरा, फ्यूचर के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आंसर लिखते वक्त आप इन केस स्टडीज का जो आज की क्लास में हमने सीखा है उसका सीधा रेफरेंस दे सकते हैं। पंजाब के गैंगस्टर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, पंजाब में ड्रग ट्रैफिकिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स किस तरह से एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं, इलीगल टैक्स वसूलते हैं, जिसे वो टैक्स बोलते हैं, हालांकि वो वसूली भाई वाला ही काम है, लेवी होता है, इलीगल लेवी होता है, वो करते हैं। किस तरह से मकोका बहुत ही हेल्पफुल रहा, दूसरे राज्यों ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। इन सारी चीजों को आप अपने एग्जाम में डायरेक्टली रेफर करके लिख सकते हैं। आखिर में ये याद रखिए कि सिक्योरिटी की ये थ्रेट सिर्फ पुलिस और एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है, जनता का कोऑपरेशन उतना ही इंपॉर्टेंट। तो जब तक कॉमन सिटीजन विजिलेंट नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक पूरा सफाया मुश्किल है। बट हम एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और धीरे धीरे हम इस चैलेंज को भी पार कर लेंगे विद अ होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन काफी हेल्पफुल लगा होगा। अपने प्रिपरेशन के लिए अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखिए इस टॉपिक से। जैसे 2020 में क्वेश्चन आया था लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेरर पे, जिसमें ये सब पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।